गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, और बीएससी फर्स्ट ईयर में हम यहाँ पर और फिज़िकल केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसकी यूनिट 4 अभी हमने कुछ दिन पहले ही स्टार्ट की है। उसके कई टॉपिक्स मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको उसके आगे के टॉपिक्स कवर अप करवाने वाली हूँ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फिज़िकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर हमारी चल रही है यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है केमिकल डायनेमिक्स। ठीक है, केमिकल डायनेमिक्स यूनिट नंबर 3। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 3, जिसका नाम रहेगा केमिकल डायनेमिक्स। ठीक है, केमिकल डायनेमिक्स, और ये रहेगी हमारी यूनिट नंबर 3। यूनिट कौन सी? यूनिट नंबर 3। ठीक है, चलिए। तो यूनिट नंबर 3 केमिकल डायनेमिक्स में हमने रेट के बारे में पढ़ा। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट वाली वीडियो में जो हमने पढ़ा था, हम रेट के बारे में इसके अंदर पढ़ चुके हैं। हम इसके अंदर रेट लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं, और हम अब ऑर्डर के बारे में यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑर्डर में मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है ये बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो हमारी जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वो क्या होगी। हमारी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन और उसका एक एग्जांपल हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब आज मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन करवाने वाली हूँ। तो देख लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आज का टॉपिक है हमारा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होगा ऐसी रिएक्शन जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ऐसी रिएक्शन जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं ऐसी रिएक्शन जो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती रिएक्टेंट के, वो ज़ीरो ऑर्डर होती है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऐसी केमिकल रिएक्शन जो केवल एक ही रिएक्टेंट स्पीशीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आप कंसिडर करिए कि आपके पास में मान लीजिए 2 रिएक्टेंट है, A + B। आपके 2 रिएक्टेंट हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन ऐसी रिएक्शन जो केवल एक के ऊपर ही डिपेंड करेगी, जिसकी रेट एक ही रिएक्टेंट स्पीशीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो हमने यहाँ पर लिखा है A + B। अब इसके अंदर जो 2 रिएक्टिंग स्पीशीज़ है, उसमें से एक जो आपका रिएक्टिंग स्पीशीज़ रहेगा, उसी के ऊपर जब रिएक्शन की रेट क्या होगी, डिपेंड करेगी। तो इस तरह की जो रिएक्शन होगी उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी those chemical reaction in which rate of a reaction depend on only one concentration term, केवल एक ही concentration term के ऊपर डिपेंड करती है, उसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इंटीग्रेटेड इक्वेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन कंसिडर करिए कि A कोई आपका क्या है? रिएक्टेंट है, जो किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और ये वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूँगी? ये वाली जो मेरी पर्टिकुलर रिएक्शन है, इसको मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से बुलाऊँगी। ये कौन सी रिएक्शन होगी मेरी? इस रिएक्शन को हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर।
ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। सो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने कंसीडर किया है। अब इसके लिए अगर मैं रेट लॉ को लिखूं तो रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ ये कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कितना होता है? वो ऑर्डर होता है n। ठीक है, सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर क्या हो जाएगी? a की पावर हो जाएगी n। a की पावर कितनी हो जाएगी? a की पावर हो जाएगी यहाँ पर n, मतलब a का ऑर्डर कितना हो गया है? a का ऑर्डर यहाँ पर आपका n हो गया है। सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर n हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? k। तो रेट इज इक्वल्स टू k, और क्योंकि ये जो आपकी रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो n की जगह पे हम क्या लिखते हैं? n की जगह पे हम ऑर्डर को डिनोट करते हैं, और क्योंकि ये मेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए इसका ऑर्डर कितना रहेगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर 1। तो k a की पावर कितना हो गया? k a की पावर हो गया 1, है ना। तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखो या नहीं लिखो। लास्ट टाइम 0 था तो 0 को हमने डिनोट किया था, लेकिन जब ऑर्डर 1 रहेगा तो उसको आपको डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एज इट इज़ जो ऑर्डर था उसको एज इट इज़ यहाँ पे डिनोट कर दिया है। तो रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? k और a हो जाएगा। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम कौन सी इक्वेशन दे देंगे? इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक और फॉर्मूला हमारा होता है रेट का, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रेट क्या होती है? रेट होती है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है जो हमने पढ़ी है कि रेट क्या होगी? द चेंज इन concentration of reactant or product in a unit time of interval. In a unit time of interval is called rate of chemical reaction. जिसमें रिएक्टेंट की रेट की अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट की रेट क्या होती है? रिएक्टेंट की रेट कम हो जाती है, और प्रोडक्ट की रेट की अगर हम बात करें तो जो प्रोडक्ट की रेट होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो रिएक्टेंट की रेट क्या हो जाएगी? रिएक्टेंट की रेट कम हो जाएगी, और अगर हम प्रोडक्ट की रेट की बात करें तो प्रोडक्ट की रेट क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट की रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, सो रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर रेट इज इक्वल्स टू, अब हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट हमारा क्या है? रिएक्टेंट हमारा A है, और इसके कंसंट्रेशन में क्या हो रही है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट हो रहा है। डिक्रीमेंट के लिए हम यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे। डिक्रीमेंट के लिए हम यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे। चेंज हो रहा है, चेंज के लिए हम ले लेंगे D। चेंज के लिए हम क्या ले लेंगे? चेंज के लिए हम ले लेंगे D, तो माइनस का D ऑफ A और अपॉन में हो जाएगा dt। माइनस का d ऑफ a और अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा dt। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। सो फर्स्ट तो मैंने रेट लॉ से पहली जो इक्वेशन मैंने बनाई वो किससे बनाई थी? वो मैंने रेट लॉ से बनाई, जो हम रेट लॉ लिखते हैं जिसमें रेट को हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताते हैं, जिसमें ऑर्डर कितना हो जाता है? ऑर्डर 1 हो जाता है। जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो यहाँ रेट कांस्टेंट आ गया और ये इक्वेशन नंबर मेरी फर्स्ट हो गई। उसके बाद में गई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पर। डेफिनेशन क्या होगी? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम ऑफ इंटरवल। और यहाँ पर क्या होता है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा। तो उसके बेसिस पे अगर रेट ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं कम होता है इसलिए माइनस लगाया, चेंज के लिए d लिखा, सो d ऑफ a अपॉन में dt, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो एक रेट का फॉर्मूला ये हो गया और एक रेट का फॉर्मूला ये हो गया। अब रेट का जो इक्वेशन नंबर 2 वाला फॉर्मूला है उसको हम कहाँ पर पुट ऑन कर देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम इसको पुट कर देंगे।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेट की जगह पे क्या आ गया, माइनस का डी ऑफ ए अपॉन में डी टी, माइनस का डी ऑफ ए अपॉन में डी टी हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू में के, है ना, और के ऑफ ए। अब फ़र्क क्या है देखिए ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर वाले इंटीग्रेटेड इक्वेशन में। जब ज़ीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन हम करते हैं तो उसमें ऑर्डर ज़ीरो आता है, और जब ऑर्डर ज़ीरो होता है तो वो वैल्यू 1 हो जाती है। ये हमने पढ़ा था कल कि अगर ए ऑफ ज़ीरो हुआ तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। अगर ए का ऑर्डर 0 हुआ तो वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, है ना। अब अगर ए का ऑर्डर कितना हुआ, 1 हुआ, ए का ऑर्डर 1 हुआ, तब वैल्यू 1 के इक्वल नहीं कर सकते आप, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे आप 1 नहीं ले सकते हैं। उधर आपने 1 लिया था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में याद रखना है कि यहाँ पे आपको ए की वैल्यू को 1 बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के ऑफ ए। एक स्टेप जहाँ पे बहुत गड़बड़ हम करते हैं, है ना, कि इसी को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको डायरेक्टली इसको इंडिकेट नहीं करना है, आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना पड़ेगी, जो आपकी ए वाली टर्म रहेगी, ए वाली टर्म रहेगी, उसको आप एक तरफ लिख देंगे, ए वाली टर्म को आप क्या करेंगे, एक तरफ लिख देंगे, है ना, और dt को आप उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये a इधर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ a के पास में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे a है, तो ये वाला जो a है ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो dt है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि a वाली टर्म को आपको एक तरफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं, कैसे होगा, सो माइनस डी ऑफ ए, ए वाली टर्म यहाँ पर आ गई, तो ये हो जाएगा ए, ओनली ए, माइनस टी ऑफ ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू के एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरा डी टी है, ये डी टी यहाँ आ जाएगा, तो के और डी टी, के और डी टी, सो माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के ऑफ ए, है ना। सो माइनस का डी ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के ऑफ ए, तो ए यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का डी ऑफ ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू में के डी टी, है ना। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या ध्यान में रखना है, एक तो माइनस का जो साइन है वो माइनस का साइन का इंटीग्रेशन नहीं होगा, एक माइनस साइन का इंटीग्रेशन नहीं होगा, एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो एक माइनस साइन इंटीग्रेट नहीं होगा, एक कांस्टेंट इंटीग्रेट नहीं होगा। ये इंटीग्रेशन के दो रूल्स हैं जो आपको याद रखना पड़ेंगे, बायो वाले बच्चे स्पेशली ध्यान दें, ठीक है। सो माइनस साइन बाहर, इंटीग्रेशन करेंगे, किसका इंटीग्रेशन, डी ऑफ ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है के इज आर रेट कांस्टेंट, दैट्स वाई इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा आपका डी टी, डी ऑफ टी। सो माइनस साइन को बाहर लिया, डी ऑफ ए अपॉन ए, के को बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, दोनों साइड पे मैंने क्या कर दिया है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, देखें यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा, ये मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, डी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स इज एक्स। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो डी एक्स होता है मतलब कि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं होता तो हम इसको 1 मान लेते हैं। सो 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें एक्स मिलता है,
1 का इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में तो हमें x मिलेगा। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि 1 का इंटीग्रेशन a के रिस्पेक्ट में होगा तो इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी a। 1 का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में होगा तो इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी t। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर क्या है, अपॉन में 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हमको जो इंटीग्रेशन करना है वो 1/a का इंटीग्रेशन करना है। और 1/a का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, a के रिस्पेक्ट में होगा। तो 1/a का इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, a के रिस्पेक्ट में करना है। 1/a का इंटीग्रेशन a के रिस्पेक्ट में करना है, 1/a का इंटीग्रेशन a के रिस्पेक्ट में करना है। सो 1/a का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी log a। क्या हो जाएगी, log a। 1/a का इंटीग्रेशन करना है, a के रिस्पेक्ट में करना है तो वैल्यू हो जाती है log a, है ना। डिफ्रेंशिएशन अगर हम करते हैं ना, log a का डिफ्रेंशिएशन ये फॉर्मूला होता है। देखिए अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं d/dx, है ना, log x इज इक्वल्स टू, तो ये होता है 1/x। वैसे ही अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे d ऑफ a के रिस्पेक्ट में तो वो log x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इसको मैं आपको और सिंप्लीफाई करके लिखवा देती हूँ। देखिए यहाँ पे हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1/a का कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 1/a का इंटीग्रेशन हो रहा है a के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा आपका log a। क्या हो जाएगा, log a हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल्स टू में k एज इट इज रहेगा। देखें k आपका एज इट इज रहेगा और यहाँ पर जो dt है, जब हम dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t। और जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो प्लस करके क्या लगाते हैं, प्लस करके एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 हम यहाँ पर दे देंगे। तो log टू द बेस EA इज इक्वल्स टू KT प्लस C विच इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब सुनिए, टाइम अगर ज़ीरो हो, टाइम कितना हो, टाइम अगर 0 हो, है ना, तो उस केस में जो भी आपका फाइनल कंसंट्रेशन होगा, ये तो अभी टाइम t है तो t टाइम पर कंसंट्रेशन कितना है, फाइनल कंसंट्रेशन a है। t टाइम पर कंसंट्रेशन फाइनल कितना है, t टाइम पर फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, a है ना। अगर मैं टाइम 0 कर दूं मतलब कि मैंने इनिशियल पे ले आई, उस रिएक्शन को कौन सी स्टेट में ले आई हूँ, इनिशियल स्टेट पे ले आई हूँ जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रही है और टाइम कितना है, टाइम 0 है। तो जब टाइम 0 होगा तो आपका जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, वो क्या हो जाएगा, वो इनिशियल हो जाएगा। सो द फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन आपका इनिशियल हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई आपकी A0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड में हमको पुट कर देना है। तो जब इक्वेशन थर्ड में हम पुट करेंगे सो माइनस साइन एज इट इज रहेगा, log टू द बेस e, a की जगह पे क्या रख देंगे, A0 रख देंगे, k एज इट इज रहेगा, t की जगह पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे और प्लस c। So minus log to the base e A0 is equals to k into 0 is equals to c. So c की वैल्यू क्या आ गई ज़रा बताएं, c की वैल्यू आ गई log to the base e और A0, ये c की वैल्यू आ गई, है ना। 0 से जो टकराता है 0 हो जाता है, तो k से 0 ने टकराया, 0 हो गया, c की वैल्यू हो गई माइनस log to the base e और A0। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू निकल गई मेरी, ये वैल्यू मेरी आ गई
सी की। इसको हम कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में। देखते हैं, तो पुट इन इक्वेशन थर्ड। कौन सी इक्वेशन में पुट कर देना है? इसको हमें इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर थर्ड में इसको हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखें, माइनस log टू द बेस ई ए इज इक्वल्स टू के log टू द बेस ई ए, के की जगह पे क्या रखना है? माइनस log टू द बेस ई ए नॉट, है ना। टी की जगह पे यहाँ पर log टू द बेस ई आपका एज इट इज़ आ गया, माइनस log टू द बेस ई ए नॉट। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? ये आपकी c की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है, ठीक है, ये c की वैल्यू, और प्लस है kt, है ना। या ऐसा नहीं करें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, kt माइनस log टू द बेस e a नॉट, kt माइनस log टू द बेस e a नॉट, ठीक है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, है ना। अब इसको हम रख देते हैं यहाँ पर, माइनस log टू द बेस ई ए नॉट है, जब ये इधर आएगा तो ये काय का हो जाएगा? प्लस का। तो log टू द बेस ई ए नॉट, है ना, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है ना। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे से कंफ्यूजन होता है, बट ए नॉट वाली जो वैल्यू है उसको इधर लेके आ जाएंगे। ये माइनस की थी तो ये किस में हो गई? ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी। log टू द बेस ई ए नॉट इधर लेके आए, माइनस की वैल्यू थी, माइनस की वैल्यू इधर आके काय में हो गई? प्लस में। ये जो माइनस में था ये एज इट इज रहेगा, log टू द बेस ई ए, ये एज इट इज रहेगा, देखिए ये एज इट इज है, और इज इक्वल्स टू में आ जाएगा के टी, इज इक्वल्स टू में के टी। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, log m माइनस log n। कौन सा फॉर्मूला? log m माइनस log n का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे। तो log m माइनस log n क्या होता है? log m माइनस log n इज इक्वल्स टू log m बाय n होता है, m बाय n, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो कन्वर्ट हो के क्या हुआ? log टू द बेस e ए नॉट अपॉन में a हो गया, log m बाय n, तो ए नॉट अपॉन में a इज इक्वल्स टू में के टी, इज इक्वल्स टू में के टी। अब ये जो है मेरा, इसको हमें कहती हूँ नेचुरल लॉग। जब बेस कितनी हो? e हो, दैट इज नेचुरल लॉग। इसको हमें कन्वर्ट करना रहता है log 10 में, और कई बार ये कर चुके हैं हम। 2.303 से हम मल्टीप्लाई करते हैं जब भी नेचुरल लॉग को हम log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। तो 2.303 log टू द बेस 10 ए नॉट अपॉन a इज इक्वल्स टू के टी। ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको टी की वैल्यू निकालना है तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2.303 अपॉन के log टू द बेस 10 ए नॉट अपॉन a इज इक्वल्स टू में टी। अगर आपको k की वैल्यू निकालना है तो आप t को इधर भेज दें, तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आई, ठीक है। सो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन में उसमें डिफरेंस होता है, तो वो आप इस तरीके से देखें। बस कहीं कहीं आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर जब ज़ीरो नहीं होगा तो आप 1 नहीं कर सकते, ये एक ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन वाले पार्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्योंकि लॉग आ जाता है तो लॉग की वैल्यूज़ को किस तरीके से आपको माइनस प्लस करना है, log टू द बेस e को किस तरीके से log 10 में बदलना है, ये कुछ 3-4 चीज़ें रहती हैं जो आपको फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन के अंदर याद करना रहती है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन वाला पार्ट कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, और हमारे चैनल पर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल पर्सनल ट्यूटर 2 बनाया है। सो अब आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स हमारे दोनों चैनल्स पर मिलेंगे, पर्सनल ट्यूटर एंड पर्सनल ट्यूटर 2। तो आप
आप लोग जल्दी से जाकर पर्सनल ट्यूटर 2 को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।